विनोद चमोली जी हार जाएंगे? विनोद चमोली जी अपना चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस ये भारतीय सीट जीत जनता रही पार्टी है। लगातार आपने देखा कि चुनाव जीत रही है और देहरादून की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। पूरे देहरादून में यदि सबसे पहले कोई सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है वो धर्मपुर विधानसभा है। ये मैंने आपको बता दिया। हर वार्ड में सड़कें टूटी हुई हैं, हर वार्ड में इश्यूज ही इश्यूज हैं। ये तो 22 में भी जीत रहे थे। ISBT ये तो 22 में भी जीत रहे थे। कौन सी सीट? सारी सीटें हैं। आप तो सरकार बना रहे थे। 2022 में कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रांग वेव था, बहुत अच्छा माहौल था। लास्ट में कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी पार्टी की गलती हुई। कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं जी, इस बारी में फिर से भारतीय जनता पार्टी को उन्हें लाना चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि हरीश रावत जी चुनाव लड़े। नंबर 1, हो सकता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। इनके परिवार में किसी सदस्य को या इनको आप अच्छा मानते हैं, नहीं मानते हैं? देखिए, मैं 100% उनको अच्छा मानता हूँ। मैं हरीश रावत जी को अच्छा मानता हूँ। हरीश रावत जी ने जिस समय सरकार किस वजह से गिरी थी इनकी पता है सर आपको? देखिए, सरकार उनकी एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से जो प्लान कराया गया था और सारा नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छे काम हो रहे थे। तो अच्छे इंसान थे फिर वो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से देश से भगाना बहुत जरूरी है। मांग रहे थे। हाँ, मैं मांग रहा था। गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। तो आप कह रहे हैं कि आपको टिकट ना हो चलेगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं कैंडिडेट ऐसा हूं जो कि जीत करके दिखाऊंगा, बाकी किसी में दम नहीं है। हम कह रहे हैं अगर वो चुनाव लड़ लेते हैं या उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ लेता है, आपको दुख होगा? मैंने हरीश रावत जी से स्वयं बात करी है और किसी की बात छोड़ दी है, और उन्होंने मुझे कहा है कि वैभव, मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये हरीश रावत जी ने मुझसे कहा है। आपके पिताजी किस पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल खराब पार्टी है? हाँ, बिल्कुल खराब पार्टी है। कब से आपके पिताजी हैं? 2020 से लगातार। और आपको लगता है कांग्रेस अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। आप नहीं कहेंगे उनको कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए? मैं नहीं कहूंगा उनको। आप नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि 27 के चुनाव से पहले कोई भी एक व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला जाए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ नहीं। पॉलिटिक्स गंदी है, लोग ऐसा सोचने लगे, लूट खसोट है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। आप कैसे देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी अच्छा काम सुधार समाज में करना है, पॉलिटिक्स उसका एकमात्र रास्ता है। क्यों एनजीओ खोल करके सेवा नहीं कर सकते? एनजीओ खोल के आप उतनी सेवा नहीं कर सकते। तो विधायक बनना जरूरी है? आपको राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। हर चीज राजनीति तय कर रही है। कांग्रेस पार्टी अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करेगी भूल, तब तो हार जाएगा, तब तो बीजेपी हार जाएगी, वरना फिर जीतेगा कमल का फूल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी से धर्मपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। पिछले बार हरीश रावत जी की चली थी ना? 100% चली थी। क्यों नहीं चली? हार गए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई थिंक ये फेयर बात नहीं होगी। मैं तो सवाल कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता जिनको आप सोच रहे हैं या जिनकी लोग जो है इधर उधर बात कर रहे हैं, वो सब लोग अपने को अपना आशीर्वाद देंगे और आपका भाई चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। चलिए भाई, मतलब और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई वैभव वालिया जी ने हरीश रावत जी से अनुमति ले ली है कि चुनाव में लड़ूंगा, और उन्होंने अनुमति दे दी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब वालिया जी चुनाव लड़ेंगे। कौन नहीं चाहता कि उसका वैभव आगे बढ़े? कौन नहीं चाहता कि वैभव, हर कोई चाहता है कि वैभव बने। और आज जो है हम हैं धर्मपुर विधानसभा में देहरादून के वैभव की हम बात कर रहे हैं, देहरादून के वैभव वालिया की हम बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्मपुर विधानसभा हम जीत करके दिखाएंगे। तो हार करके कौन दिखाएगा, ये भी हम बात कर लेंगे। वैभव वालिया जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। थैंक यू। आपने अपने सोशल मीडिया पे जो मेंशन किया हुआ है देहरादून का वैभव जी, वैभव वालिया जी, मतलब क्या सोच करके नाम था इस वजह से, या पहले सोच रखा था कि चुनाव आएगा और मैं यही टैगलाइन लेकर के यूज़ करूँगा कि देहरादून का वैभव तो बस वैभव वालिया ही है? देखिए, पढ़ाई जब हम लोगों ने की तो देहरादून से ग्रेजुएशन किया, अपना स्कूलिंग किया, यहाँ पे पले बड़े हुए। उसके बाद में दिल्ली में गए, MBA किया, थोड़े बहुत जगह काम किए, अलग अलग जगह पे मैंने सिविल सेक्टर में काम किया है, कई सारे NGO के साथ जुड़ के काम किया है। उस समय में मेरे को दिल में ये पीड़ा होती थी कि यार अपने शहर के लिए कुछ करना है, अपने शहर के लिए कुछ करना है। और बार बार एट द बैक ऑफ माई माइंड रहता था, दिमाग में रहता था कि यार वापस आना है, अपने शहर के लिए कुछ करना है। तो उन दिनों से ही मेरे दिमाग में चलता था कि देहरादून 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 देहरादून। और फिर जब
कांग्रेस में यहाँ पे इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर आपको कुछ भी बेहतर करना है तो उसका एकमात्र रास्ता है कि आप इलेक्शन लड़ो, चुन के आओ और करके दिखाओ। आज के समय में जो लोगों की एक इमेज बन गई है पॉलिटिक्स को लेके, वो बहुत एक अच्छी इमेज नहीं है। आम आदमी पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से नहीं देखता है। एक पहले के समय में पॉलिटिशियंस की पहले एक इज्जत होती थी, समाज सेवी के तौर पे अब होती नहीं थी। है पॉलिटिशियन की इज्जत। अब शायद वो इज्जत बहुत कम हो गई है। बहुत कारण? कम ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनकी शायद पब्लिकली जेन्युइनली लोग इज्जत करते हैं, जिनको ये मानते हैं कि यार ये ईमानदार हैं, ये काम करना चाहते हैं। सब लोगों को ये लगता है कि चोरी चकारी, लूट खसोट, दलाली, कमीशन खोरी, नेतागिरी, गुंडागर्दी, हवाबाजी, ये सारे जो कहीं ना कहीं एक्रोनिम्स हैं, ये पॉलिटिशियंस के साथ में अटैच हो गए हैं। तो मैं देहरादून का वैभव जब सोचता था, ये ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा होता है। देखिए इमेज कहीं ना कहीं ये बन गई है, और इमेज तभी सच्चाई बनती क्या है, ये सच्चाई कहीं ना कहीं इसमें होगी ना। ओवर द टाइम पॉलिटिक्स का स्तर गिरा है ना, तभी तो लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी है। अगर ये हार्ट ब्रेक हुआ है, कितने वर्षों में गिरा ये? मुझे लगता है कि पिछले 51 सालों में ही गिरा है, और सारी ही पार्टियों के पॉलिटिशियंस इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये जो मुझे लगा हार्ट कि ब्रेक आप हुआ शायद है, बोलने वाले होंगे कि 14 के बाद गिर गया। नहीं 14 के बाद तो स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो गई है। 14 के बाद गिरा तो सबसे पहले, मतलब 50 वर्षों से गिर रहा, मतलब पहले वाले लोगों ने गिराया। इसमें पॉलिटिशियंस की छवि जो गिरी है, मैं मानता हूँ कि सारी ही पार्टी के पॉलिटिशियंस उसके लिए दोषी हैं। और इन जनरल पॉलिटिक्स बहुत नीचे चली गई है। जो लोगों को अब ये लगता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब अपने फायदे के लिए ये लोग करते हैं। पॉलिटिक्स इज अ प्योर बिजनेस। पब्लिक प्योर बिजनेस भी लोगों को लगने लगा है, और लोगों को बहुत मतलब बुरी तरह से देखते हैं पॉलिटिक्स को। तो अच्छी तरह से नहीं देखते। वैभव वालिया जी किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है सोसाइटी में, अगर पॉलिटिक्स को भी आपको चेंज करना है, तो आपको अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, नए लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा, वो लोग आएँ और इस प्रोफेशन को क्लीन करें। इस प्रोफेशन में ये तो आने की बात हो गई। मेरा सवाल ये है कि कैसे देखते हैं आपकी पॉलिटिक्स? चूंकि आपने बोला लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि पॉलिटिक्स गंदी है, लोग ऐसा सोचने लगे लूट खसोट है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। आप कैसे देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी अच्छा काम, सुधार समाज में करना है, पॉलिटिक्स उसका एकमात्र रास्ता है। बड़े बड़े NGO आप देखेंगे कि कुछ सैकड़ों लोगों की भी मदद करते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन एक पार्षद भी अपने एरिया में हर रोज़ हजारों लोगों के लिए मदद करता है। तो पॉलिटिक्स ही माध्यम है। अगर समाज में आपको कुछ भी करना है, कोई भी सकारात्मक बदलाव आप करना चाहते हो, पॉलिटिक्स ही रास्ता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें क्यों NGO खोल करके सेवा नहीं कर सकते? NGO खोल के आप उतनी सेवा नहीं कर सकते। तो विधायक बनना जरूरी है? नहीं, आपको राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनना पड़ेगा। हर चीज़ राजनीति तय कर रही है। आज के समय में आप बात कर रहे हो 2014 की, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये तक जब आपकी राजनीति तय कर रही है, तो आप अपने आप को अराजनीतिक या राजनीति से दूर कैसे मान सकते हो? तो इसलिए अगर आप ये चाहते हो कि समाज बेहतर हो, अगर आप ये चाहते हो कि युवाओं के लिए बेहतर विकल्प हो, अगर आप ये चाहते हो कि अपने अपने एरिया बेटर हो, शहर भी, अगर हम देहरादून की बात करें, मतलब जब हम बड़े होते थे देहरादून में, एक हरा भरा हमारा खुशबूनुमा शहर था, जिसमें चलते समय लोगों को फूलों की, मिट्टी की, पर्यावरण की एक खुशबू थी। आज धूल मिट्टी का शहर देहरादून बन चुका है, चक्का जाम हर जगह पे है। इसके पीछे रीजन क्या समझते हैं? मैं मानता हूँ इसके पीछे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे इसके लिए मानता हूँ कि ये जिम्मेदार है। 25 सालों में पार्टी का दोष है। आबादी जनसंख्या का संबंध जो है जाम से नहीं है क्या? जनसंख्या का संबंध इन सब चीजों से नहीं है? मेरी सुनिए आप बात जी बताइए। आप इसको जनसंख्या को दोष नहीं दे सकते। जब आप माइंडलेस, आप जो है एक ना सिटी का प्लानिंग होता है, अगर वो माइंडलेस तरीके से आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप शासन करने की कोशिश करोगे, आप सिर्फ ये देखोगे कि मुझे ठेकेदारी से कमीशन आ रहा है, जो भी चल रहा है चलने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन माइंडलेस हो जाएगा, अगर आपकी पॉलिटिक्स में दिमाग लगाना बंद कर दोगे, अगर आप पर्यावरण की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, अगर आप व्यवस्था की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, तो उसके लिए आप सिरे सिरे दोषी हो। आप ये नहीं बोल सकते कि जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या आप अगर आंकड़े में देखेंगे तो 1 से 100 नहीं हो गई है ना। उसका भी एक ग्रोथ का अगर आप ट्रैक करते तो आपको एक पैटर्न दिखता ना कि हर साल में इतनी जनसंख्या बढ़ रही है।
कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारा एकदम से सर्ज आया है कि एकदम से पीक कर गया कोई। पृथ्वी पे जो तो जगह है, पृथ्वी पर जो जगह है वो तो उतनी है। देहरादून जो में जो एरिया जो एरिया भारत का है देहरादून वो का तो उतना ही है, प्लानिंग जो वो बढ़ तो है, नहीं रहा है। देहरादून का जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ही माइंडलेस प्लानिंग रहा है, जिसमें पॉलिटिशियंस ने सिर्फ अपना मुनाफा देखा है, अपने वोटों के हिसाब से देखा है, अपने कमीशन खोरी के हिसाब से देखा है। कोई भी आपने जो है इसको शहर को बर्बाद होने से बचाने में कोई आपने योगदान नहीं दिया है। देहरादून आज का देहरादून में चक्का जाम है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो देहरादून का है उसके पीछे किस पार्टी के नेता स्मार्ट जिम्मेदार, सिटी किस पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं? भारतीय बीजेपी या जनता कांग्रेस? पार्टी के जिम्मेदार हैं भाई। आप देखेंगे जब से 25 भाजपा साल की का सरकार है तब उत्तराखंड से है। अनप्लान्ड हुआ है। जब मेरी बात कांग्रेस की समझिए। सरकार थी, हरीश मेरी रावत बात जी जब सुनिए, मैं मुख्यमंत्री आपको थे बता तब रहा हूँ। प्लान्ड हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड बने हुए 25 साल हुए हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 25 सालों में से। 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है। कैसे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है? जब प्रदेश बना नहीं, मैंने भारतीय ये नहीं जनता कहा कि पार्टी कांग्रेस थी। पार्टी, मेरी बीजेपी बात सुनिए, जिम्मेदार मेरी बात नहीं है। सुनिए। मैं कह रहा हूं कि क्या स्मार्ट कांग्रेस पार्टी सिटी जिम्मेदार वाला नहीं है? योजना, स्मार्ट सिटी में कितना पैसा खर्च किया है आप इसमें पता कर लीजिए। कितना काम उसमें हुआ है आप पता कर लीजिए। क्या काम हुआ है आप पता कर लीजिए। रंग बिरंगे बोर्ड लगाने के अलावा आपने जो है सारे शहर को खोद के छोड़ दिया। आपने सड़क आज भी हम 2025 में, दुनिया एआई की बात कर रही है। दुनिया बात कर रही है कि एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा। दुनिया बात कर रही है कि आप जो है अब अपने लोगों से काम क्या कराओगे जब एआई सबकी जॉब्स रिप्लेस कर लेगा। हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी लोग करते हैं। हम देहरादून में सड़कों के लिए लड़ रहे हैं। और देहरादून मतलब देश का एक जाना माना शहर है। हम ऐसे नहीं किसी गांव की बात कर रहे हैं। हम उत्तराखंड एक स्टेट की कैपिटल की में रहते हैं। वहाँ पे हम आज भी जो है इस बात के लिए लड़ रहे हैं यार कि सड़क में अभी भी गड्ढे हैं, लोग अपने गोडे तुड़वा रहे हैं, लोग अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा रहे हैं, माताएं बूढ़े हमारे जो हैं परेशान हो रहे हैं। तो यार ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? कैसे इसके लिए पॉलिटिशियन जिम्मेदार नहीं है? कैसे इसके लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी जो करंट सरकार है, अरे भाई पार्षद ज्यादातर जगह पे आपके, मेयर आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, सीएम आपका, पीएम आपका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत प्रदेश का भला हो जाएगा अगर ये भारतीय जनता पार्टी की चल जाएगा। देहरादून में अगर बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, समाप्त हो जाएगा, अगर अच्छे लोग आएंगे, ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सोचना कीजिए कि अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोग कौन है? हरीश रावत जी। देखिए, हरीश रावत ने कहीं ना कहीं प्रदेश में मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूट किया है। मैं तो कह रहा हूँ अच्छे लोग, मतलब मैं बिल्कुल देहरादून की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल धर्मपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आपने बोला अच्छे लोग आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सवाल पूछा कि अच्छे लोग का मतलब कौन? हरीश रावत जी। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी। धर्मपुर में अगर वैभव वालिया को मौका मिलता है, मैं अपनी भी बात करता हूँ, तो हम एक बहुत बेहतर प्रतिनिधित्व दिखा सकते हैं यहाँ पे कि अच्छे से काम हो सकता है, जेन्युइनली ईमानदारी से काम हो सकता है, बिना लूट खसूट, बिना कमीशन खोरी के जनता की समस्याओं के लिए पॉलिटिक्स हो सकती है। आज जो है कितना पैसा आया, कहाँ पे खर्च हुआ, क्या उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी रहती है? विनोद चमोली जी ने कितना पैसा कहाँ खर्च किया वो आपको जानकारी है? आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बता दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाई अगर हमें मौका मिलता है हम वेबसाइट बनाएंगे, अपना सारा एमएलए लैड फंड और सारी योजनाओं से आए हुए पैसे को ट्रांसपेरेंटली लोगों के सामने रखेंगे कि भाई इतना पैसा आ रहा है, इतने यहाँ जहाँ इन जगहों पे खर्चा हो रहा है। आपको अगर इसके अलावा कोई आपकी समस्या है तो आप उस पर डालिए, हम उसमें भी कंसिडर करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक कॉल प्रॉब्लम सॉल्व हम हेल्पलाइन नंबर चलाएंगे। 15 दिन के अंदर आपकी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात कर रहे हैं कि हम अपना एक लोकल मैनिफेस्टो बनाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो अभी करंटली हमारे संज्ञान में हैं, उसमें आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप कीजिए। हम जैसे ही जीत के आते हैं ये हमारी प्रायोरिटीज़ होंगी, ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी, इनको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से काम होगा तो जेन्युइनली लोगों में भी एक रिस्पेक्ट दोबारा से बनेगा और लोगों की मदद भी हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपने पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स और पूरा अपना मैनिफेस्टो आपने बता दिया। मैं फिर से उसी सवाल पर आता हूँ। आपने कहा कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे, आपकी बात मैं करूँगा। चूंकि आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री एक ऐसे बड़े नेता, एक ऐसे नेता जो कि पूरे उत्तराखंड में हर एक विधानसभा में एक मजबूत पैठ रखते हैं, उन्होंने ये कहा था कि मुझे बूथ अध्यक्ष बना दो धर्मपुर विधानसभा में। और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि हरीश रावत जी चुनाव लड़े, नंबर 1। हो सकता है कि उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े। इनके परिवार में किसी सदस्य को या इनको आप अच्छा मानते हैं, नहीं मानते हैं? देखिए, मैं 100% उनको अच्छा मानता हूँ। मैं हरीश रावत जी को अच्छा मानता हूँ। हरीश रावत जी ने जिस समय सरकार किस वजह से गिरी थी इनकी पता है सर आपको?
देखिए सरकार उनकी एक स्टिंग ऑपरेशन की वजह से जो है Sting जो operation प्लान में कराया अच्छे गया काम हो था रहे थे और उसमें? सारा, नहीं मैं नहीं मानता हूँ कि अच्छे काम हो रहे थे। तो अच्छे ये इंसान थे फिर वो। देखिए उनको एक कठिन परिस्थिति में प्रदेश मिला था, और जिस परिस्थिति में उन्हें प्रदेश मिला था तो उन्होंने मैं सर केदारनाथ मैं रीडेवलपमेंट सर के जहाँ लिए की जो बात अच्छा कर रहा काम हूँ, किया। मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ सर, वही मतलब आप, मैंने पूछा कि क्या उन्होंने अच्छा काम, अगर सरकार गिरी थी अच्छे काम के लिए सरकार गिरी थी या बुरा काम कर रहे थे तब सरकार गिरी थी? देखिए मैं ये मानता हूँ कि सरकार गिराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, और खाली उत्तराखंड ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कई जगह पे लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन, विधायकों की खरीद फरोख्त और ये नहीं, वो सारी उमेश चीजें कुमार जो जी ने हैं किया था, जिम्मेदार हैं। उमेश कुमार जी ने उमेश किया था, कुमार भारतीय जी, जनता पार्टी से क्या लेना उसका? आप कैसे मानते हैं कि उमेश कुमार जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और वो उनका कोई लेना देना नहीं है? आप ये मानते हैं? जब वो पत्रकारिता कर रहे थे, सुनिए, जब वो पत्रकारिता कर रहे थे वो, और आज जब उन्होंने भी- स्टिंग कर लिया, जब उन्होंने स्टिंग किया तो स्टिंग कोई काम कोई अच्छा थोड़ी हो रहा था। देखिए, गलत काम का तो स्टिंग किया, यदि- और पत्रकार ने उजागर कर दिया तो गलत क्या किया? यदि हम इतने अगर मासूम किसी हैं पत्रकार ने कि ये सोच रहे हैं कि इतना सरकार बड़ा में रहते हुए ऑपरेशन किसी जो है व्यक्ति का उजागर भारतीय कर दिया तो जनता- गलत क्या किया सर? अगर हम ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मासूम है, या हम लोग इतने मासूम हैं कि हम ये मान रहे हैं कि वो जो पूरा का पूरा प्रायोजन था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं तो था, कांग्रेस और पार्टी एक भी किसी को प्रायोजित इंडिपेंडेंट, करी, कांग्रेस पार्टी भी किसी को प्रायोजित तरीके से करके बीजेपी की गवर्नमेंट गिरा था सर। कितने पैसे हैं भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में? अभी आपने देखा था, एक रिपोर्ट आई मैं थी, कह रहा हूं सर, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी यही काम कर 10,000 लेना सर। करोड़ रुपए अपने बैंक अकाउंट सर, में, कांग्रेस पार्टी को यही काम कांग्रेस करना पार्टी चाहिए। 400 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में, आपको लग रहा है और कि बिना बैंक अकाउंट के जितने पैसे हैं, बीजेपी अगर ये से गलत काम कर रही है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी भी किसी को प्रायोजित करा के कर ले सर, सरकार गिरा ले। देखिए, मेरा अगर सवाल ये है, आपको- मेरा सवाल मेरी ये एक और है, बात सुनिए। क्या वो अच्छे काम के लिए सरकार मैं गिरी या बुरे काम के लिए सरकार मैं गिरी? आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जो आपने अभी कहा कि भाई के कांग्रेस पार्टी भी ऐसे काम करके क्यों नहीं सरकार बना लेती है, अगर हमें भी ऐसे ही सरकार गिरानी है, अगर हमें भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक की खरीद फरोख्ती करनी है, तो फिर मेरे जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में क्या कर रहे हैं? फिर हम जैसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में कोई जगह ही नहीं बचेगी, सरकार गिरी फिर थी हम किसी कांग्रेस अच्छे पार्टी काम छोड़ के देंगे। लिए, सरकार गिरी थी वो अच्छे काम के लिए सरकार नहीं गिरी मैं थी। कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ गलत काम हो रहा था कुछ, देखिए बात तब सुनिए, स्टिंग हुआ, भारतीय तब जनता सरकार पार्टी गिरी। ने जिन लोगों को तोड़ने की कोशिश करी, उनमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी चले भी गए, आ भी गए, वापस भी आ गए फिर, हाँ। क्योंकि उनको पता चल गया उनका सच्चाई, मुख्यमंत्री कि उन्होंने बनाएंगे क्या उन्हें किया आप? था। जो आगे उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? देखिए ये सारी बातें, पहली बात तो वैभव वालिया के पे स्केल से ऊपर बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैं यहाँ बैठ के आपके इंटरव्यू में आप बोल विधायक दूं, बन जाते हैं, आप विधायक बन जाते हैं, आप मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, आपकी होगा ना वोट की हम इसे बनाऊं इसे 70 बनाऊं। विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से जितने लोग चुन के आएंगे पहली बात तो वो लोग तय करते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी में एक पार्टी हाईकमांड भी है, उनकी भी जो है सुनवाई होती है। कई बार जो है विधायक सारे इकट्ठे होकर पार्टी हाईकमान के ऊपर ही छोड़ देते हैं कि वो जिसे तय करेंगे वो बनेगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि टिकट भी पार्टी हाईकमान जिसको देगा वो लड़ेगा। हम दावेदार हैं, हम कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि हम इच्छुक हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी जो डिसीजन लेगी, पार्टी जिसको तय कर देगी कि भाई ये कैंडिडेट है, सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाएंगे। बुरा नहीं लगेगा आपको? बुरा, देखिए राजनीति में अगर आप एक अच्छा बड़ी बुरा लड़ाई होता है लड़ रहे सर, हैं, मैं मेरी बात बहुत लोगों सुनिए, से बात करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि राजनीति में जब आप कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में, आपकी एक पर्सनल महत्वाकांक्षा होती है, और फिर आपका एक और कमिटमेंट होता है जो एक आपका मॉरल कंपास होता है। आप किस चीज़ के लिए क्या करना चाह रहे हो और आपका मोटिवेशन कौन सा बड़ा है, वो इंपॉर्टेंट होता है। मेरे को जेन्युइनली ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और जिस दिशा में देश को और प्रदेश को ले जाया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश से, हमारे देश से भगाया जाए। उसकी राह में मेरा पर्सनल जो महत्वाकांक्षा है वो सेकेंडरी है। अगर वैभव वालिया को टिकट ना देके भी कांग्रेस की सरकार बनती हो, मैं तैयार हूँ। अगर वैभव वालिया को बिना चुनाव लड़ाए भी कांग्रेस की सरकार बनती हो, मैं तैयार हूँ। मुझे कोई उसमें कोई वो बात नहीं है। तो सरकार बनाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से, देश से पहले भी भगाना आप बहुत टिकट जरूरी मांग है। रहे थे। हाँ, मैं मांग रहा था। गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आती। बिल्कुल सही बात है। तो आप कह रहे हैं कि आपको टिकट ना हो चलेगा? देखिए मैं ये फिर ये कह रहा हूं ना कि मैं कैंडिडेट ऐसा हूं जो कि जीत करके दिखाऊंगा, बाकी किसी में दम नहीं है। हम कह रहे हैं, हम अपनी पार्टी हाईकमान से कह रहे हैं ना, अभी तो चुनाव में इतना समय है, ओपनली उतर के हम टिकट मांग रहे हैं, कोई इंटरनली थोड़ी मांग रहे हैं। आप जाके देखिए धर्मपुर में हम जो है बच्चा कह रहा है, तो वो पब्लिक में हम हैं तभी तो कह रहा है ना। अपने आप से तो कोई सपना तो नहीं आ गया लोगों को सडनली कि नहीं वैभव। तो जो है हम ओपनली टिकट मांग रहे हैं, पार्टी में भी हम कह रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि पार्टी मौका भी देगी। लेकिन फिर वही बात है कि पार्टी का डिसीजन हम मानने वाले लोग हैं। अगर पार्टी कहेगी, पिछली बार हमको टिकट नहीं दिया, हमने भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करी सितंबर महीने से, फरवरी में यहाँ चुनाव हुआ था, इतने कम अंतराल के अंदर में।
और पूरी यात्रा मैनेज करी। सारे भारत यात्रियों का मैं कोऑर्डिनेटर था, वहाँ पे मीडिया देखता था, सोशल मीडिया देखता था। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले। अगर हमारा टिकट कटा होता और हम डिमोटिवेटेड होते तो इतना बड़ा मोटिवेशन कहाँ से लाते। लेकिन हमारा मोटिवेशन वहाँ से आता है कि हमें जेन्युइनली लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं वो देश के लिए, प्रदेश के लिए खराब है। बीजेपी पूरा खराब कर रही है। हाँ, बीजेपी पूरा ही खराब कर रही है। बीजेपी मेरे हिसाब से बहुत खराब कर रही है। आपको लेकर के बहुत खराब एक कर रही है। सवाल बहुत और कई बार उठता है, आपके पिताजी किस पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल खराब पार्टी है। हाँ, बिल्कुल खराब पार्टी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है नहीं कुछ? देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको कि एक परिवार में देखिए उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। और बिल्कुल आपको कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, जो पिताजी हैं जिस पार्टी में, बिल्कुल खराब पार्टी में बिल्कुल है खराब पार्टी। और इनकी पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल खराब पार्टी है हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। भारतीय जनता पार्टी कब से बिल्कुल आपके खराब पिताजी, पार्टी कब से आपके पिताजी हैं? 2020 से लगातार है। और आपको लगता है कांग्रेस अच्छी है? बिल्कुल अच्छी है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, मैं सवाल वही कर रहा हूँ। ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होता है कि एक ही परिवार में दो सदस्य, वही पिता पुत्र, अलग अलग पार्टी में? या फिर ऐसा होता है कि ऐसा करते हैं हम, अलग अलग पार्टी में रहते हैं, सरकार किसी की भी रहेगी, हमारी तो चलती रहेगी भाई, कुछ भी हो जाए। देखिए, मैं मानता हूँ कि आप अगर हमारे विचारों को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम बहुत ही कॉन्शियस लाइफ जीना चाहते हैं। और ये हमारे घर वालों का भी एक तरीके का बड़प्पन है कि वो लोग, ये हम लोगों का एक तरीके का एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है फैमिली में कि एक दूसरे को उनके डिसीजन के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। मतलब मैं अपने पिताजी से कभी नहीं कहूँगा कि भाई कि आपने क्या किया, क्यों किया, आपकी क्या मर्जी है, ये कांग्रेस को है, वोट वो दे है। दो। उनकी मर्जी है। आप नहीं कहेंगे उनको कि कांग्रेस को वोट दे दीजिए? मैं नहीं कहूँगा उनको। आप नहीं कहेंगे? नहीं कहूँगा। और बाकी जो बीजेपी के लोग हैं उनको आप कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दे दो? देखिए, हम पब्लिक को कन्विंस करने की जो कोशिश कर रहे हैं। जो बीजेपी हमारे जो father- बीजेपी माइंडसेट की हमारे होगी, फादर, वो पब्लिक जो बीजेपी माइंडसेट की हमारे होगी, फादर रोज उन्हें आप हमारा कहेंगे- बात सुनते हैं। हाँ, अगर उनको देना होगा, करना होगा, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपना मन है, वो करेंगे। ऐसा हम भी तो हो सकता पब्लिक है कि में भी जो है, 27 के चुनाव से पहले कोई भी एक व्यक्ति दूसरे पार्टी में चला जाए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ नहीं। हमारे पास तो दो ही विकल्प है, या तो हम कांग्रेस के साथ में पॉलिटिक्स करेंगे, करते रहेंगे, जिस दिन हमें लगेगा कि भाई यहाँ भी स्थिति खराब हो गई है, ये है वो है, हम पॉलिटिक्स ही छोड़ देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं। हम तो और कहीं जा नहीं सकते। हम जब तक हैं कांग्रेस में हैं, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जाने का कोई मतलब ही नहीं। लोग ये नहीं कहेंगे कि जो आपको अपने पिताजी को सबसे पहले अपनी पार्टी में लेकर के आना चाहिए, तब आप मुझे कहना, सो दैट मैं आपको वोट करूंगा? मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि ये जो एक सोच है ना, हम इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो लोगों का ये मानना है कि भाई कि एक बेटा क्या करेगा उसका बाप ही तय करेगा, तो वो सोच जो है वो, मैं कह रहा हूँ पुत्र भी तय कर सकता है, पुत्र भी तय कर सकता है कि भविष्य क्या हो। वो हमारी सोच नहीं जी। पुत्र भी तय कर सकता है कि हमें किस रास्ते पे जाना है, पिता साथ चल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं? देखिए, आप अगर उनका सम्मान करते हैं तो आप उनको कोशिश करेंगे कि परेशान ना करें। आप अगर उनका सम्मान करते हैं तो आप ये सोचेंगे कि भाई सवाल यही तो लोग प्रश्न करते हैं कि जो लोग बीजेपी माइंडसेट के हैं, जो लोग बीजेपी माइंडसेट के हैं ऑलरेडी, मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, उन्हें आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, तो घर में भी कीजिए। तो घर में भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। हम ये अपने बात जो तो है बात कह रहे हैं। ये बात तो आपके अभी जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जो नेताजी अभी आए हैं कांग्रेस में, हरक सिंह रावत जी की बात कर रहा हूं मैं, उनके घर में भी यही बात होती है। उनकी बहू जो है वो पहले भारतीय जनता हमारे साथ पार्टी में थी, हाँ, अब फिर भारतीय जनता पार्टी चली गई वो। तो वहां पर भी यही सवाल आता है कि भाई अगर हम किसी भी पार्टी से हम चुनाव लड़ रहे हैं तो ये चीज तो हमें तय करना होगा कि दूसरा व्यक्ति उसी पार्टी में आ जाए, सो दैट एक व्यक्ति तो कम से कम राजनीति में अच्छे तरीके से सफल हो जाए। देखिए, ऐसे अक्सर होता नहीं है। ऐसा तो दोनों हाथ में लड्डू जो नुकसानदायक हो जाता है। देखिए, बोलने वाले का आप जो है जुबान नहीं पकड़ सकते, मारते का हाथ पकड़ सकते हैं। मैं दोनों जगह बात कर रहा हूं। हम आपसे फिर भी ये कहना चाहेंगे कि अक्सर क्या होता है कि लोग अपने अपने विवेक से अपने फैसले लेते हैं जो उनको सही लगता है। कहीं ना कहीं हमारे पिताजी ने अगर ये फैसला लिया तो उनको लगा होगा, या जो भी उनका कारण रहा होगा, उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में जाना सही समझा। वो गए, इतने साल से वहाँ हैं। हम उनसे नहीं कहते हैं कि भाई जो है आप ये करो, आप वो करो, वो हमसे नहीं कहते हैं। हम कहते हैं कि भैया हमारे को कांग्रेस पार्टी, हमारे ये विचार हैं, उन्हें हमारे विचार पता हैं, ठीक है। अब वो क्या फैसला लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ये उनके ऊपर है, मैं उनसे नहीं कह सकता हूँ। और हम जो है अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, अपने आप जो है जनता की मदद करने की कोशिश करते हैं, और
हाँ, मुझे ये उम्मीद है कि हमारे विचारों को देख के, हमारी काबिलियत को देख के, हमारी मेहनत को देख के कहीं ना कहीं धर्मपुर के लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हर रोज़ जिस तरह से हमारे को समर्थन मिल रहा है, हर रोज़ जिस तरह से लोग एंथुजियाज़म बढ़ाते हैं हमारा, मुझे लोग जेन्युइनली फ़ोन करते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है, तुम आओ, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं हैं। रोज़ मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका मोटिवेशन बढ़ाता है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी एजुकेटेड, यंग, टैलेंटेड, ऑनेस्ट लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। तो लोग अच्छा करना चाहते हैं, ऑप्शंस की बात आ जाती है, लोगों को अल्टीमेटली कन्विंस नहीं कर पाते हैं हम लोग अपने ऑप्शन को लेके। आपको लगता वो है कि जैसे पहली बात मैं कह रहा हूँ कि आप टिकट आपको हो, आप चुनाव लड़ें और आप चुनाव जीतें, थैंक यू। लेकिन पॉलिटिकल जो कंडीशंस होती हैं बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, सर्कमस्टेंसेस बार बार कभी कभी चेंज हो जाते हैं। इन केस अगर हरीश रावत जी ही चुनाव लड़ लेते हैं जैसा उन्होंने कहा या जैसा उनका इंडिकेशन होता है, उनकी जो राजनीति करने के जो पैटर्न्स होते हैं थोड़ा सा अलग होते हैं। वो कहते हैं कुछ है, होना कुछ और होता है और जाना कहीं और होता है, ऐसा कई लोग कहते हैं उनके विषय में। अगर वो चुनाव लड़ लेते हैं या उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ लेता है, आपको दुख होगा? मैंने धर्मपुर विधानसभा में तैयारी करने से पहले अभी मैं भी आपने उनको सलाह दिया कि आप चुनाव ना लड़ें? मेरी बात तो सुनिए जी बताइए। मैं कांग्रेस पार्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी भी हूँ। बिल्कुल। मैं लोकसभा चुनाव में वॉर रूम का ऑल इंडिया का चेयरमैन भी था इसी पार्टी का जी। तो पार्टी के सारे ही लीडर्स से अपनी बहुत अच्छा प्रेम भाव, सद्भाव हमारा है, स्टेट के लीडर्स से भी और नेशनल लीडर्स से भी। मैंने धर्मपुर विधानसभा में तैयारी करने से पहले प्रदेश के सारे ही नेताओं के पास में जाके उनसे रिक्वेस्ट किया और उनसे पूछा कि भाई कि क्या आप वहाँ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम वहाँ तैयारी नहीं करेंगे। मैंने हरीश रावत जी से स्वयं बात करी है और किसी की बात छोड़ दीजिए, और उन्होंने मुझे कहा है कि वैभव मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये हरीश रावत जी ने मुझसे कहा है। अब जो है, अब आप लोग पब्लिक में इस तरीके की बातें चलती हैं, लोग मुझसे कहते हैं कि वो यहाँ पे क्यों बूथ अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनका वोट यहाँ पे है। उन्होंने ये कहा है मेरा वोट जहाँ पे है, जिस वार्ड में, जिस बूथ में है, मैं वहाँ का बूथ अध्यक्ष बनना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि बूथ से ही आप विधानसभा जीत सकते हो। बूथ अध्यक्ष बनने का जो कार्यक्रम था, उनके यहाँ से हमें फ़ोन आया, मैं उस कार्यक्रम में उनके बगल में बैठा था। तो क्या होता है, राजनीति में ना बातें होती हैं और लोगों को बातें करने में आता है बहुत स्वाद और मज़ा, क्योंकि राजनीति में ये ही मज़ा है, राजनीति में बातों का ही तो मज़ा है। तो लोग जो है बातें बनाते हैं। तो मैं सारे ही बड़े नेताओं से हमारी बात हुई है। मेरे हिसाब से प्रदेश का कोई भी बड़ा नेता जिनको आप सोच रहे हैं या जिनकी लोग जो है इधर उधर बात कर रहे हैं, वो सब लोग अपने को अपना आशीर्वाद देंगे और आपका भाई चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। चलिए भाई, मतलब और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई वैभव वालिया जी ने हरीश रावत जी से अनुमति ले ली है कि चुनाव में लड़ूंगा, और उन्होंने अनुमति दे दी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब वालिया जी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हरीश रावत जी अंत में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये किसी को नहीं पता, वो बात की बात है। क्यों सर? अल्टीमेटली फैसला पार्टी का होता है। एक और बात आप सोचिए कि ना, पार्टी टिकट नहीं देती है, मान लीजिए इनकी पहली बात मैं फिर से टिकट हो, लेकिन टिकट अगर नहीं देती है पार्टी, क्या डिसीजन होगा? पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसको लड़ाएंगे, कोई बात नहीं। पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, पार्टी जिसको टिकट देगी, राहुल गांधी जी जिसको आदेश कर देंगे कि इनको टिकट दिया है, इनको चुनाव लड़ाना है, लड़ाएंगे उनको चुनाव। और हमें आदेश कर देंगे वह चुनाव लड़ना है, ठोक के चुनाव लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे। अच्छा, हाँ। विनोद चमोली जी हार जाएंगे? विनोद चमोली जी अपना चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस ये सीट जीत रही है। लगातार आपने देखा कि चुनाव जीत रही है, और देहरादून की स्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। जो पार्टी से चुनाव लड़े वो चले गए बीजेपी में, इतनी मजबूत पार्टी है। आप कह रहे हैं कि आप विनोद चमोली जी को चुनाव हरा देंगे? बहुत बुरी स्थिति है धर्मपुर विधानसभा में, बहुत बुरी स्थिति है। पूरे देहरादून में यदि सबसे पहले कोई सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है वो धर्मपुर विधानसभा है, ये मैंने आपको बता दिया। हर वार्ड में सड़कें टूटी हुई है, हर वार्ड में इश्यूज ही इश्यूज हैं। आपको मैं इश्यूज बताता हूं। ये तो आप लोग 22 में भी जीत रहे थे। रेलवे स्टेशन, ये तो 22 में भी जीत रहे थे। ISBT, ये तो 22 में भी जीत रहे थे। कौन सी सीट? सारी सीटें हैं, आप तो सरकार बना रहे थे। देखिए 22 में सरकार बन रही थी सर। आप लोग का कहना था कि हम सरकार बना। लोग चुनाव में जाता है, जीतने के लिए ही चुनाव में जाता है। चुनाव से पहले कोई भी आदमी ये कहता है मैं चुनाव हारने के लिए लड़ रहा हूँ, मतलब हर किसी का अनरियलिस्टिक अप्रोच होता है इसका। अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होता। एक होता है रियलिस्टिक अप्रोच कि हमने ये कह दिया कि मैं 32 सीटें लेकर के आऊंगा, किसी ने कह दिया कि मैं 40 सीटें लेकर के आऊंगा। अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होता है। 2022 में कांग्रेस पार्टी का बहुत स्ट्रांग वेव था, बहुत अच्छा माहौल था। लास्ट में कहीं ना कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी पार्टी की गलती हुई, कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के कुछ और कारण ऐसे रहे जिसमें जो है हमारी पार्टी
लोगों को आखिरी मोमेंट पे लोगों को ये महसूस हुआ कि नहीं जी, इस बारी में फिर से भारतीय जनता पार्टी को उन्हें लाना चाहिए। कुछ हमारी पार्टी की गलतियां रही, वरना जनता हमारे को वोट देने के लिए पिछली बार भी बहुत अच्छा माहौल था कांग्रेस पार्टी का, हमारी सरकार बनती। कुछ आखिरी की गलतियों की वजह से, जिसमें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण रहा, हमारी सरकार नहीं बन पाई। अब की बार मुझे ये लगता है कि वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी और सब लोग प्रदेश हित में काम करेंगे और ये समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछली बार जितना ग्रुपिज्म या फिर ये भी अब आपको नहीं दिखाई देगा कांग्रेस में। आप देख रहे हैं कि इस बार कोशिश कर रहे हैं कि कब तक नहीं दिखाई देगा? कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि चुनाव तक नहीं दिखाई देगा। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कुछ लोगों से तिल्ली लगवाएंगे, कुछ कुछ लोगों से अपने तिकड़म लगाएंगे, कुछ ना कुछ वो भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने कहा ना कि कांग्रेस उल्टे पुल्टे वीडियो बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करेगी भूल, तब तो हार जाएगा, तब तो बीजेपी हार जाएगी, वरना फिर जीतेगा कमल का फूल। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी से धर्मपुर विधानसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सरकार बनानी तो सर बहुत सारी धर्मपुर विधानसभा, हाँ, धर्मपुर विधानसभा सबको अपनी अपनी विधानसभा में बेहतर काम करना पड़ेगा। आप श्योर है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा? मुझे उम्मीद है जो व्यक्ति चुनाव की तैयारी कर रहा होता है या जो गांव में चला जाता है, शहरों में अलग अलग गली मोहल्लों में जाता है, टिकट उसे मिलना चाहिए आमतौर पर। ये सबकी हर पार्टियों में होना चाहिए नॉर्मली। लेकिन जब यही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत तरीके से हो जाता है तो फिर सरकार आते आते रह जाती है। फिर देखिए, जब भी आप चुनाव हारते हो, कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां तो होती है। एक तो पिछले बार हरीश रावत जी की चली थी ना, 100% चली थी, क्यों नहीं इसी वजह से हार गए? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आई थिंक ये फेयर बात नहीं होगी। मैं तो सवाल कर रहा हूँ। एक आदमी की इतनी भी नहीं चलती है कि सारा का सारा जो है पाप उसके सर पे ठोक दो। ये सारा 50%। देखिए, एक और बात परसेंटेज बता दीजिए सर। एक और बात आप समझिए। आप परसेंटेज बता दीजिए कि इतना परसेंट चला था, इतने परसेंट जिम्मेदारी। अगर हरीश रावत जी ने अगर प्रदेश में सरकार आती, हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री बनते, ऐसा तो नहीं कोई और बन रहा था, तो कौन आदमी चाहेगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आते आते मेरे से रह जाए? सर क्या पता तो कि जानबूझ के तो कोई भी जो है, इस बार भी 5 लोग हैं सर, कोई भी नहीं, इस बार 5 लोग हैं सर मुख्यमंत्री की रेस में। क्या पता कि कुर्सी किसके हाथ लगे, इस चक्कर में ज्यादा गड़बड़ हो जाए। हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ। नहीं सर, उनको छोड़ के मैं 5 लोग बता रहा हूँ। उसके अलावा भी कोई आदमी ने नहीं बोला मैं मुख्यमंत्री की रेस में। आप मेरे को एक बयान दिखाओ किसी ने बोला मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। रेस में से इच्छाएं होती है, अंदर की बात बताओ, अंदर की बात बताओ सर, अंदर की बात बता रहा हूं, दिल के अंदर की बात बता रहा हूं। स्थितियां अलग हैं, जरूरी नहीं कि हर बात बयान पे पटल पे लेकर के आया जाए। अंदर की बात तो सबकी है ना सर। कांग्रेस के लोग अच्छा बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल प्राथमिकता हरक सिंह रावत जी ने साफ तौर पर कहा था कि मैं हर एक पद ले चुका हूं, कुछ बचा नहीं है, एक ही पद बचा हुआ है, मुख्यमंत्री। हरक सिंह रावत जी ने भी जब से उन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, एक भी जगह नहीं कहा होगा मैं मुख्यमंत्री का दावेदार। उसके पहले कहा है। उससे पहले उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सी बातें कही हैं, उनको बोलने का शौक है। इच्छा बोलने का शौक है उनको, गलत बोलते हैं वो? नहीं, बोलने का शौक वाला आदमी गलत बोलता है। तो मैं वही तो गलत, उन्होंने कह दिया कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं तो गलत बोला उन्होंने कोई? नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहेगा? कोई कहेगा मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, लेकिन बात यह है कि पार्टी एट व्हाट कॉस्ट। आज के समय में हर आदमी की प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी हराना है। हर आदमी, कांग्रेस पार्टी में एक ही डायरेक्शन है, सब आदमी एक ही राय पे हैं और इस बात को लेके एक पूरा कंसेंसस है कि सबसे पहले बीजेपी हराओ, और सब आदमी उस चक्कर में लग चुके हैं। क्यों हराओ बीजेपी? ये आप अगर उत्तराखंड के हालात देख रहे हैं, अभी अभी अंकिता भंडारी वाले मामले में इनके राष्ट्रीय नेता का नाम आया, कोई कार्रवाई नहीं। अभी अभी जो है देहरादून के अंदर त्रिपुरा के लड़के की जो है सबके सामने हत्या कर दी गई, 15 दिन वो अस्पताल में रहा। अभी गैंगस्टर जिसके पास में ईडी की जानकारी होती है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था का बुरा हाल। पेपर लीक वाले मामलों में आपने कोई पेपर आप नहीं करा पाए हो, बच्चों के सर फोड़ते हो, लड़कों पे मुकदमे करते हो, लेकिन कोई भी एक भी पेपर आप नहीं कर पाए हो। नौकरी किसी को आप नहीं दे पाए हो। सरकारी पैसे पे होर्डिंग लगा के झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी कि हमने जो है 25,000 नौकरियां दी। मेरे को वो सूची दिखा दे, 25,000 परमानेंट जॉब दी हो। कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी अगर किसी को 3 महीने की दी है उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया है, 6 महीने की दी है, साल की दी है कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी, उसका नाम जोड़ दिया है। पहाड़ के बच्चे आर्मी में जाते थे, 4 साल अग्निवीर का कर दिया, उनका बर्बाद कर दिया। हर स्तर पे प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के लोगों का अहित करने का काम किया है और प्रदेश की छवि ऐसी बना दी है कि जो बातें उत्तराखंड पे कभी नहीं सुनने को आती थी,
बलात्कार, हत्या, गैंग वॉर, मर्डर्स, ये उत्तराखंड की पहचान थे। आपने प्रदेश को बदनाम कर दिया। तो किसी भी पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी डिजर्व नहीं करती है वापस आना। और आज का कांग्रेस डिजर्व करती है, कांग्रेस 100% डिजर्व करती है, कांग्रेस 100% डिजर्व करती है। कांग्रेस अगर आप ने, कांग्रेस के आप मेरी लोगों बात से- सुनिए, बिल्कुल आखिरी सारा सवाल, इंडस्ट्रियल बिल्कुल- एरिया, बिल्कुल- बिल्कुल आखिरी ईमानदारी से बिल्कुल बता आखिरी रहे सवाल मैं हैं, कर रहा हूं। ईमानदारी से बता रहे हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उत्तराखंड के सारे किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। सारी बड़ी यूनिवर्सिटी किसने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। सारे बड़े हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाए। जितना वर्कफोर्स उत्तराखंड में सचिवालयों में और सारे स्कूलों में और सब जगह काम कर रहा है, 80% लोग कांग्रेस के टाइम में लगे हैं। 20% लोग भी नहीं होंगे इनके, आंकड़ा चेक कर लीजिए। हर चीज में कांग्रेस ने यहाँ के लिए काम किया है। उत्तराखंड की जो टोपी है ना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी लगाते हैं, वो टोपी को भी, प्रदेश की टोपी कांग्रेस कार्यकाल ने बनाई थी। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम भी कांग्रेस कार्यकाल में किया गया था। हर कुछ कांग्रेस ने प्रदेश की भावना को, प्रदेश की इमेज को, प्रदेश के कल्चर को ध्यान में रखते हुए नौजवानों के लिए भी और सबके लिए काम करने का काम किया था। उस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब और भी नए नए लोग कांग्रेस में भी, अब यंगस्टर्स बहुत सारे और आ गए हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि मौका दो, हम प्रदेश के लिए बेटर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से यंगस्टरों को मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको चुनाव लड़ाए पार्टी, और हम मदद भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि सारे ही यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इस बार चुनाव लड़ें और प्रदेश की थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए। चलिए, सब कुछ कांग्रेस ने बनाया, तो उस हिसाब से आप जिताते किसको है, ये सवाल आप तक छोड़ता हूँ। और अगली बार बैठेंगे, दूसरी बात कर लेंगे। वो जो बातें जो छूट गई होंगी, जो आपको लगता है कि छूट गई हैं, वो पूछना चाहिए था, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रश्न कर लीजिए। और क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे डिस्कशन के बारे में, वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. आपका। थैंक यू।